हेलो फ्रेंड्स, आज आपका सेट नंबर है 13, जिसमें आज हम पेपर सॉल्व करेंगे 2022। ठीक है, 2022 में दिसंबर में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था सीडीपी का पेपर फर्स्ट, उसको आज क्लियर करेंगे। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि बचपन से वयस्कता के परिणाम काल का समय कौन सा होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन प्रारंभिक बाल्यावस्था, सेकंड माध्यमिक बाल्यावस्था, थर्ड पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर फोर्थ किशोरावस्था। तो दिस इज़ ए करेक्ट आंसर इज होगा इसका आपका फोर्थ किशोरावस्था। क्यों? क्योंकि इस काल में जो बच्चे होते हैं वो 12 से 18 वर्ष की आयु उनकी होती है। ठीक है, और इस अवस्था में बच्चे का क्या है, इस अवस्था में बच्चे के शारीरिक, मानसिक और जो भावात्मक गुण जो हैं इनमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आता है आपका निम्नलिखित में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होती है। फर्स्ट, ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करने के लिए, पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, सुई में धागा डालना या फिर चलना और दौड़ना। तो करेक्ट आंसर इसका होगा स्थूलगामक, गतिक, गामक मतलब गतिक। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इसका आपका 4, चलना और दौड़ना। तो करेक्ट आंसर इसका क्या था, चलना और दौड़ना। क्यों? क्योंकि जो ग्रोस मोटर स्किल होती है, स्थूलगामक जो कौशल होते हैं, उसमें क्या होता है, बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल और समन्वय के साथ किया जाता है। इसमें क्या होता है, चलना, दौड़ना, कूदना, ये कौशल हमारे शरीर के क्या होते हैं, बड़े अंग को नियंत्रित करने और गति करने से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। इसके फॉर एग्जाम्पल में आपके और भी आ सकते थे कि बैठना, क्या चीज़, बैठना, ठीक है, खड़ा होना या खड़े होकर चलना, ये सब आते हैं स्थूलगामक कौशल के उदाहरण है ये सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थर्ड क्वेश्चन आता है हमारा, समाजीकरण की प्रथम संस्था है परिवार, स्कूल, दोस्त या फिर मीडिया आपके। तो इसका जो करेक्ट आंसर इसका होगा आपका परिवार। ठीक है, क्योंकि समाजीकरण जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा क्या होते हैं, बच्चे समाज के जो भी रीति रिवाज होते हैं, क्या होते हैं, हमारे समाज के जो भी हमारे रीति रिवाज हैं, मूल्य हैं, व्यवहार हैं, उन सबको क्या करते हैं, सीखते हैं। तो जो परिवार है, जो हमारी फैमिली होती है, वो पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है जहाँ बच्चे क्या हैं, ये सभी चीज़ें सीखते हैं। तो परिवार जो है, फैमिली जो है, वो बच्चों को बुनियादी कौशल, जो सामाजिक नियम होते हैं, जो सांस्कृतिक नियम होते हैं, उन सब से इंट्रोड्यूस कराती है, परिचित कराती है। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज परिवार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, यह मान्यता कि भौतिक वस्तु जैसे गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं, वो क्या कहलाता है। जीववादी सोच, पदाक्रमिक सोच या फिर केंद्रीकरण या फिर आपका वर्गीकरण। तो करेक्ट आंसर होगा 4 का आपका फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, कि ये मान्यता है कि जो भौतिक वस्तुएं, गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं, ये क्या है, एक जीववादी सोच है ये एक। तो इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या है आपका, जैसे भौतिक गुण गुड़िया और कार, तो भौतिक वस्तुओं में क्या होता है, तब इसको सजीव गुण होते हैं इसके अंदर। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनको सजीव माना जाता है। जैसे ये क्या निर्जीव है, कार क्या है, ये भी निर्जीव है, लेकिन इसको क्या माना जाता है, इसको सजीव माना जाता है। ठीक है, मोस्टली जैसे क्या होता है, जैसे बच्चे के विकास के दौरान होता है, निर्जीव वस्तु को भी सजीव माना जाता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन इज आपका 5 क्वेश्चन में आता है कि 4 वर्षीय रिया लंबे चौड़े 2 बर्तन में से एक ही समय समान मात्रा में पानी डालती है। समय बर्तनों की ऊंचाई चौड़ाई एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती है। जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। सही विकल्प क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर इसका होगा ए ऑप्शन, कि ए और आर जो हैं वो दोनों सही हैं। क्यों?
क्योंकि जो आर है, जो जीन पियाजे है, उनका जो संज्ञानात्मक विकास का पूर्व संक्रियात्मक चरण है, ये किस चीज़ की, ये आपके ए की व्याख्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। क्योंकि जो आपका पूर्व संक्रियात्मक जो चरण है, इसमें जो बच्चे की वो एज होती है वो 2 से 7 वर्ष की होती है, उसके बीच की होती है। और इसमें बच्चा जो है वो प्रतीकात्मक सोच का उसका क्या होता है, विकास होता है इसमें, ठीक है। और वस्तु के प्रतिनिधित्व करने के लिए शब्दों और जो चित्र होते हैं उनका उपयोग करना बच्चा क्या है, सीख जाता है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन आता है संकेत व अन्य तरीके द्वारा बच्चों को ज़रूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है, पाठ का, पुनर्वर्णन का, अनुबंधन का, या फिर संज्ञानात्मक द्वंद्व का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा आपका पार्ट, स्कैफ फोल्डिंग जो होती है इसका, ठीक है। क्योंकि जो आपकी जो स्कैफ फोल्डिंग होती है, जो आपका स्कैफ फोल्डिंग होता है, ये होता क्या है, ये होता है कि छात्र जो होते हैं उनको सीखने में क्या करता है, हेल्प करता है, लेकिन उनकी पूरी तरह से करके नहीं, पूरी तरह से हेल्प नहीं करता, बल्कि उन्हें सहायता प्रदान करके ताकि वे स्वयं सीख सकें। और इसमें क्या होता है, यह शिक्षक को, जो टीचर होता है वो छात्र को, स्टूडेंट को नई जानकारी सिखाने के दौरान उनके जो चरण होते हैं, चरण दर चर मार्गदर्शन प्रदान करने में उनको हेल्प करता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो उन्हें नई जानकारी को बेहतर ढंग से समझने और याद रखने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो ये होता है आपका स्कैफ फोल्डिंग, मतलब पाड़, कि बच्चों को ज़रूरत पड़ने पर हेल्प करना, पूरी तरह से नहीं करते बट उनकी इतनी सहायता कर देते हैं कि वो खुद से सीख सकें आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, बच्चे की शिक्षा के लिए वाइगॉत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है, सहयोगात्मक अधिगम, क्रिया प्रसूत अधिगम, रटन अधिगम, या फिर निष्क्रिय अधिगम। तो 7 का जो फर्स्ट जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका सहयोगात्मक अधिगम, ठीक है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका सहयोगात्मक अधिगम, जिसको हम कोलैबोरेटिव लर्निंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें छात्र क्या करता है, एक दूसरे के साथ मिलकर सीखते हैं इसमें, और छात्र एक दूसरे से ज्ञान, कौशल, संसाधन का उपयोग करके एक साथ ही किसी समस्या को क्या करते हैं, हल करते हैं, या फिर किसी भी परियोजना को पूरा करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 8, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के दूसरे की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है, पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व परंपरागत चरण, या फिर पश्चिम परंपरागत चरण। इसका करेक्ट आंसर होगा इसका 3rd, परंपरागत चरण। कि जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का जो चरण है, कौन सा, परंपरागत जो चरण है, इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपने व्यवहार का जो रिजल्ट है उसको दूसरे की अपेक्षा कार्य करता है, दूसरे की अपेक्षा के अनुसार। इसमें क्या होता है कि इस चरण में जो लोग होते हैं वो ये मानते हैं कि सही और गलत का जो निर्धारण है वो समाज के नियम और अपेक्षा के द्वारा क्या है, होता है, और इसमें दूसरों के जो अधिकार होते हैं और जो सम्मान को क्या करता है, पहचानते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 9 नंबर का क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा है, परीक्षा केंद्रित होती है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती है, शिक्षक केंद्रित होती है, विद्यार्थी केंद्रित होती है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इसका होगा विद्यार्थी केंद्रित, ठीक है। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी केंद्रित होती है, शिक्षक केंद्रित नहीं होती, ना पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती। प्रगतिशील शिक्षा जो है वो बच्चों को सीखने के लिए क्या है, सक्रिय रूप से क्या करती है, प्रोत्साहित करती है। और शिक्षक की भूमिका क्या होती है उसमें, सिर्फ एक मार्गदर्शक के रूप में, किसके, जो एक मार्गदर्शक के रूप में होती है, और सुविधा प्रदान करने वाले की होती है, ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका कि रेणु एक विद्यालय में परामर्शदाता है, गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए, भाषाई, स्थानिक,
अंतःव्यक्तित्व या अंतःव्यक्तित्व। 10 का करेक्ट आंसर है आपका पारस्परिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 11 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका। 11 नंबर का क्वेश्चन इज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक क्या है? एक शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से क्या करता है? संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग उसको करना चाहिए? केवल क्षेत्रीय भाषा का, केवल हिंदी भाषा का, केवल अंग्रेजी भाषा का, या फिर बच्चों की मातृभाषा का? तो दिस इज ए करेक्ट आंसर इज इसका होगा, करेक्ट आंसर इज इसका होगा 4th ऑप्शन कि बच्चों की मातृभाषा का। ठीक है, कि बच्चों की मातृभाषा का उपयोग करना सबसे अच्छा और बेस्ट होता है, क्योंकि ये जो भाषा होती है वो बच्चों को सहज महसूस कराती है, जिससे वो क्या करते हैं? आसानी से समझ जाते हैं। बच्चों की जो मातृभाषा होती है, प्राइमरी स्कूल के बच्चों से अगर संप्रेषण किया जाए, कम्युनिकेशन किया जाए इस भाषा से, उनकी मातृभाषा से, तो वो आसानी से समझ जाते हैं और व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? बच्चे नए शब्द जो होते हैं, नए वाक्य जो होते हैं, ठीक है, नई अवधारणाएं जो होती हैं, उनको जल्दी से और आसानी से सीख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी गुड़िया लाऊंगी। माँ का ये जो जवाब है ये क्या दर्शाता है? जेंडर भूमिका में लचीलापन, लिंग समता, लिंग रूढ़िवर्ता, या फिर लिंग प्रसंगिता? तो करेक्ट आंसर इज होगा 12 का करेक्ट आंसर होगा आपका 3 कि आपका लिंग रूढ़िबद्धता। ठीक है, ओके, क्योंकि जो जेंडर स्टेरियोटाइप है इसमें क्या होता है? किसी भी व्यक्ति को केवल उनके लिंग के आधार पर गुण, विशेषता, भूमिका क्या है? सौंपना होता है एक तरह से। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सभी पुरुष एक ही तरह के होते हैं और सभी महिलाएं एक ही तरह की होती हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट 13 क्वेश्चन आता है। बच्चों का नामकरण व उनके वर्गों में बांटना अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देता है, बच्चे के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देता है, बच्चों के अधिगम की ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक रणनीति देता है, या नेक्स्ट बच्चों के आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ता है। तो 13 का करेक्ट आंसर होगा आपका 2। ये क्या है? नामीकरण क्या है? और उन्हें वर्ग में बांटना, डिवाइड करना बच्चों को। तो ये बच्चों के समूह में क्या है? हीनता और सीखने की लाचारी को क्या करता है? जन्म देता है। ठीक है, 14 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका। सतत और समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं? फर्स्ट, विद्यार्थी की एक दूसरे से तुलना करता है, बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी स्कूली गतिविधि के आकलन के सभी पहलू को शामिल करता है, या फिर केवल शैक्षिक गतिविधि के आधार पर बच्चों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है, या फिर साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करना उनकी अगली कक्षा में पदोन्नति का निर्णय लेने के लिए मूल्यांकन ये होता है। तो 14 का आपका करेक्ट आंसर होगा, 14 क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर इज होगा आपका 2 ऑप्शन। ठीक है, कि ये क्या है? ये बच्चों के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूल की जो गतिविधि हैं उनके आकलन के सभी पहलू को क्या करता है? शामिल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है आपका। प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले जो भी प्रश्नों का प्रयोग करते हैं, इससे शिक्षक को किस प्रकार के मूल्यांकन करने में हेल्प मिलती है? योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, मानकीकृत मूल्यांकन, या फिर मानक संदर्भित मूल्यांकन? तो आपका 15 का करेक्ट आंसर इज होगा आपका रचनात्मक मूल्यांकन।
आपका जो ये रचनात्मक मूल्यांकन है ये होता क्या है आपका, ये एक ऐसी रणनीति होती है, फॉर्मेटिव असेसमेंट आपका ये एक ऐसी रणनीति है जिसका यूज़ जो मोस्टली किया जाता है वो टीचर जो हैं छात्र के, जो टीचर है वो आपके स्टूडेंट के सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें सुधार करने के लिए करते हैं, ठीक है। और ये मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान होता है, ना कि अंत में होता है। तब हम शिक्षण कराते रहते हैं, टीचिंग प्रोसेस होता है, तब हमारा क्या होता है, हमारा टीचिंग तब प्रोसेस होता है, उस दौरान होता है, ना कि अंत में होता है। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है हमारा छात्र को, जो भी छात्र है उसका जो सीखने का स्तर है उसके बारे में जानकारी देना, ठीक है। और शिक्षक को अपनी शिक्षण विधि को बेहतर बनाने में भी क्या करता है, हेल्प करता है ये। ओके, 16 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है। इंक्लूसिव एजुकेशन में एक टीचर की क्या भूमिका है। बच्चों की विविध ज़रूरतों का पता लगाना, उनका ख्याल रखना, केवल कुछ खास विद्यार्थी पर ध्यान देना, तो केवल ये तो इनकरेक्ट होगा। बच्चों को उनकी अकादमिक क्षमता के आधार पर पहचानना और उनका पृथक्करण करना, तो पृथक्करण तो नहीं करना होता। खास ज़रूरत वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना, सुनिश्चित करना कि उन्हें अलग संकाय में पढ़ाया जाए, तो अलग का तो कहीं मैटर ही नहीं आता, तो करेक्ट आंसर इज इसका होगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके, क्योंकि जो ये आपकी समावेशी शिक्षा होती है, जो आपकी समावेशी शिक्षा है आपकी, इस शिक्षा में क्या होता है, इस शिक्षा में सभी जो छात्र हैं, जितने भी स्टूडेंट होते हैं, उनको समान रूप से शामिल करना होता है, चाहे वो कोई सी भी क्षमता, ठीक है, उनकी कोई भी आवश्यकता हो, चाहे वो विकलांग हो या फिर विकलांग ना हो वो, ठीक है। और उनकी जो भी ज़रूरत होती है उनको पता लगाया जाए, उनके जो उनका ख्याल रखा जाए, ये सब आता है आपका समावेशी शिक्षा में। तो टीचर की भूमिका यही होती है कि उनका ख्याल रखें, उनकी ज़रूरत का पता लगाएं। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन आता है आपका, 17 क्वेश्चन इज़, क्वेश्चन आता है, विधित समूह के विद्यार्थी शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए। समूह विद्यार्थी के शिक्षण में, ठीक है, ग्रुप वाली बात हो रही है कि ग्रुप स्टूडेंट है वहाँ पे, उनके टीचिंग के दौरान एक टीचर को क्या ध्यान रखना चाहिए। हर विद्यार्थी को स्वीकारना, उनका सम्मान देना, सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना, सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, अप्रत्यक्ष निर्देश देना, या फिर विद्यार्थी को लचीलापन देना। तो करेक्ट आंसर इज इसका होगा आपका, तो करेक्ट आंसर इज इसका होगा, क्योंकि इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है विद्यार्थी को स्वीकार करना, सम्मान देना, ये भी ठीक है, लेकिन अनदेखा करना तो ये नहीं होगा। और इसमें सुसंगम संप्रेषण बनाए रखना, तो संप्रेषण भी अच्छा बनाना है। अप्रत्यक्ष निर्देश देना, अप्रत्यक्ष निर्देश तो नहीं दिए जाते। 5 आंसर, लचीलापन होना चाहिए आपके स्वायत्तता में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज इसका होगा आपका थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, एक विद्यार्थी जिसे दृष्टि बाधित है की विशिष्ट ज़रूरत के लिए एक शिक्षक को विविध तरह के दृश्य प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना, कई प्रकार की स्पर्शनीय हस्तकौशल सामग्री का यूज़ करना, बहुत ही मूक फिल्म में दिखाना, या फिर बहुत ही संरचित वर्कशीट जिसे चित्र हो देनी चाहिए। दृष्टि बाधित है तो उसको वर्कशीट ऐसी चित्र वाली तो देनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। मूक फिल्म भी नहीं दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे उसको मूक फिल्म, दृष्टि बाधित है वो। दृश्य प्रस्तुत करेंगे, कैसे दृश्य प्रस्तुत करेंगे, तब वो दृष्टि बाधित है, तो उसको क्या है, स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का प्रयोग कराएंगे। तो करेक्ट आंसर इज इसका 2 ऑप्शन होगा। 19 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, सामाजिक अंतःक्रिया मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है। स्वलीनता का, अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार का, पठन वैकल्य का, गुणज्य वैकल्य का। तो 19 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका स्वलीनता का, ठीक है। 20 नंबर का क्वेश्चन आता है,
शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंग वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उसके मन में जो आता है वो बनाए। तो बच्चे में किस चीज़ को बढ़ाना चाह रही है? सृजनात्मकता, रटना, असहयोग या अनुशासनहीनता। तो आपका 20 का आंसर होगा, करेक्ट आंसर इज सृजनात्मकता, क्योंकि क्रिएटिव स्टूडेंट वो होते हैं जो नई चीज़ों को सोचते हैं। ठीक है, और रटने का तो कोई मतलब नहीं है। असहयोग, अनुशासनहीनता ये भी नहीं है। तो उन्होंने क्या करा, रंग वाली चिकनी मिट्टी दे दी, अब उनके मन में जो भी आ रहा है उसको बनाओ। तो जो क्रिएटिव बच्चा होता है, सृजनात्मक बच्चा होता है, वो क्या करता है, अलग अलग की तरह की चीज़ों को बनाता है, उसके दिमाग में न्यू आइडियाज़ आते हैं। 21 क्वेश्चन होगा आपका। 21 क्वेश्चन इज, बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, संवेग या अमूर्त चिंतन। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 21 का करेक्ट आंसर होगा आपका 3 ऑप्शन, कि इसमें 1, 2, 3, 4 ये चारों ऑप्शन आपके सही हैं। शारीरिक विकास, सामाजिक, सोशल, संज्ञानात्मक, संवेग, मोशन, सारे विकास पर ध्यान देना चाहिए अमूर्त तर्क को छोड़कर। 22 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका, रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण शिक्षा है। जानकारी के भंडार उपयोजन से होता है, अन्वेषण अंत्यक्रिया के दौरान खोज की प्रक्रिया होती है, एक ये इनाम सजा के प्रयोग से होता है, या बारंबार वेधन अभ्यास से होता है। तो 22 का करेक्ट आंसर होगा आपका सेकेंड ऑप्शन, अन्वेषण और अंत्यक्रिया के द्वारा, खोज की प्रक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, 23 नंबर का क्वेश्चन आता है हमारा, एक टीचर एक बच्ची को जो अवधारणा को समझने में क्या है, असमर्थ है, साथ मिलकर काम करती है, इशारे देती है, ये प्रक्रिया कहलाती है पाठ, शिक्षक केंद्रित, अनुसरण, पूर्वाभ्यास या फिर प्रत्यक्ष निर्देशन। तो 23 का फर्स्ट ऑप्शन होगा आपका पार्ट, इसका फोल्डिंग। ठीक है, इसका फोल्डिंग के बारे में मैंने पढ़ाया हुआ भी है थ्योरी के अंदर। आप अगर मेरी क्लासेस देखोगे जिसमें मैंने थ्योरी को एक्सप्लेन करा है विद चैप्टर वाइज, तो उसमें मैंने सबको क्लियर कर रखा है। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन आता है आपका, एक शिक्षक 24 क्वेश्चन इज, एक शिक्षिका कक्षा में संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है। सामाजिक संस्कृति संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 1 ऑप्शन, कि आपका जो ए और आर क्या है दोनों सही हैं, और जो ये आर है आपका सामाजिक संस्कृति संदर्भ सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो ये इसकी व्याख्या करता है। ठीक है, 25 क्वेश्चन आता है आपका, निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा? समस्या को सही पहचानना, समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करना, पहले सुलझाई गई मिली जुली समस्या के बारे में सोचना, या फिर वस्तु के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके पर स्थिर रहना आपका। तो करेक्ट आंसर होगा आपका 25 का 4 ऑप्शन, की वस्तु का जो इस्तेमाल के पारस्परिक तरीके पर क्या है, स्थिर रहना। एक ही चीज़ पर अगर हम स्थिर रहेंगे तो वो क्या है, बाधा उत्पन्न करेगा। 26 क्वेश्चन आता है आपका, विद्यार्थी द्वारा की गई गलती त्रुटि शिक्षक विद्यार्थी की असफलता को दर्शाती हैं। कि विद्यार्थी अगर त्रुटि कर रहा है, गलती कर रहा है, तो वो टीचर की और स्टूडेंट की असफलता को दर्शा रहा है। नेक्स्ट है बच्चे में खुद सोचने की क्षमता नहीं है, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देना पड़ता है। इसका करेक्ट आंसर होगा 26 का करेक्ट आंसर होगा आपका 4 ऑप्शन। ठीक है, कि ए और आर दोनों ही गलत है। ये नहीं है कि विद्यार्थी अगर गलती कर रहा है, त्रुटि कर रहा है, तो ये दोनों ही असफल हैं इसमें। ठीक है, तो 26 का करेक्ट आंसर हो गया आपका 4 ऑप्शन।
25 का 4, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 27 नंबर का क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा भाव नहीं है? स्मृति, क्रोध, प्यार या फिर भय। 27 का करेक्ट आंसर होगा आपका फर्स्ट, स्मृति। क्यों? क्योंकि जो भाव होता है वो क्रोध का भी होता है, कभी हमें क्रोध आता है, प्यार आता है, गुस्सा आता है, या फिर हम डर जाते हैं, ये हमारे भाव होते हैं सब। लेकिन स्मृति जो है हमारा भाव के अंतर्गत नहीं आता। 28 नंबर का क्वेश्चन आता है हमारा, प्राथमिक शिक्षिका। एक प्राथमिक शिक्षिका है जो अपने विद्यार्थी में आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ाने के लिए क्या कर सकती है? हर विद्यार्थी के हर एक प्रयास की प्रशंसा कर सकती है, अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके, विद्यार्थी में प्रतिस्पर्धा को बढ़ा के, या फिर बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके। तो 28 का करेक्ट आंसर होगा आपका 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 आपका आता है, बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को प्रभावित करता है, प्रभावित नहीं करता है आपका, या फिर आपका या बाधा में बाधा डालता है, संबंधित नहीं है, या सुशांतित करता है। 29 का करेक्ट आंसर होगा 4, सुशांतित करता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है आपका, रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की है, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर भी नहीं आए हैं, जबकि वह विज्ञान में बहुत कुछ अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। तो रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारण या किस कारक को कर रही है? पर्यावरणीय, योग्यता की कमी, कोशिश की कमी, या फिर कठिन भाग्य आपका। तो 30 का करेक्ट आंसर होगा कोशिश की कमी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसके विज्ञान में क्या है, नंबर अच्छे नहीं आए। तो वो विज्ञान में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन किसके कारण नहीं कर पा रही? आरोपण क्या है? कोशिश की कमी, कोशिश नहीं कर पा रही है वो, ठीक है। तो यहाँ आपका जो पेपर है ये कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम, न्यू पेपर को हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा कौन सा पेपर था? 2022 का था। 2023 के पेपर को हम सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो नाउ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यहाँ आपकी क्लास होती है समाप्त। जिसको भी क्लास पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।